इकोनॉमिक्स की इस क्लास में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस प्रकार से होता है, और यहाँ पर हम आगे बढ़ाने वाले हैं इसी टॉपिक को। और राष्ट्रीय आय का निर्धारण का जो विचार है यह है कीन्स का दो क्षेत्रीय मॉडल का, कीन्स इज टू सेक्टर मॉडल का। तो कीन्स का जो विचार है वह अल्पकाल से संबंध रखता है, अर्थात बहुत लंबा टाइम उसने नहीं दिया है, क्योंकि उसको 30 साल की मंदी को दूर करना था। क्योंकि जो महामंदी फैली थी, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे जिनके पास पैसा नहीं था खाना पीने के लिए। तो किस प्रकार से सरकार मंदी को दूर कर सकती है, रोजगार को बढ़ा सकती है, तो उसको जल्दी खत्म करना था। इसलिए उसने अपने विचार इस प्रकार से दिए कि जल्दी से जल्दी दवा काम कर सके, अर्थात महामंदी के रोग को ठीक करने के लिए। इसलिए उसने अल्पकाल की बात की कि जो भी काम है उसको जल्दी जल्दी पूरा करना है। दीर्घकाल में तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा, क्या करना है बाद में, ठीक है, बाद में देख लेंगे। वर्तमान में जो चल रही महामंदी इसको दूर करना है, इसलिए उसका जो विचार है वो अल्पकालीन है। तो यहाँ पर अर्थात अल्पकाल में कीन्स के सिद्धांत ये मानकर चलते हैं, या कीन्स ये मानकर चलता है कि जो पूंजी की मात्रा है अर्थव्यवस्था में कितनी है वो फिक्स है भाई। 5 रुपया है तो फिक्स है। श्रमिकों की कार्यकुशलता कितनी है भाई, ज्यादा काम करते हैं या कम काम करते हैं, ठीक है, वो भी स्थिर बनी रहेगी। ओके, तकनीकी ज्ञान क्या है, जो उसमें तकनीकी है, ठीक है, तकनीक जो लेवल है 2G है, 3G है, 4G है। यदि 4G तो 4G ही रहेगा, ठीक है, ये 2G है तो 2G ही रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। और व्यवसाय की जो कार्यकुशलता, संगठन प्रणाली जिस प्रकार की है, मतलब सिस्टम में कोई चेंज नहीं होने वाला, वो स्थिर बना रहेगा। तो कुल मिलाकर जो कीन्स का कॉन्सेप्ट है वो अल्पकाल से संबंध रखता है। ये प्रश्न कहीं भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय और रोजगार का स्तर कहां पर निर्धारित होता है, उसके बारे में कीन्स ने क्या बोला। कीन्स बोला उपभोक्ताओं, फर्मों तथा सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय पर निर्भर करता है। अर्थात राष्ट्रीय आय और रोजगार का जो स्तर है, उपभोक्ता कितना पैसा खर्च करता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की कंपनियां विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदने पर कितना पैसा खर्च करती हैं, जो मशीनें लगा रही हैं, कच्चा माल ले रही हैं, कितना पैसा खर्च करती हैं, सरकार कितना पैसा खर्च करती है सड़क बनाने में, डैम बनाने में, ठीक है, रेलवे की लाइन बिछाने में कितना पैसा खर्च करती है, इन सबको जोड़ दीजिए। ओके, तो उस व्यय पर निर्भर करता है राष्ट्रीय आय। ओके, तीनों को जोड़ दीजिए। माना कि उपभोक्ताओं ने कितना खर्च किया, लो 10 रुपया मान लीजिए, फर्मों ने कितना किया 10 रुपया, सरकार ने कितना किया 10 रुपया, कुल मिला के कितना हो गया 30 रुपया हो गया, ठीक है जी। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय कितनी हो जाएगी 30 रुपीज हो जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय आय कहां से आएगी, आय कहां से आने वाली है, इसके लिए चाहिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। जब उत्पादन होगा, जब किसान गेहूं पैदा करेगा तभी तो बेचेगा, तभी उसको पैसा मिलने वाला है। फैक्ट्री वाला जब फैक्ट्री लगाएगा, वस्तुओं का उत्पादन करेगा, तब उसको पैसा मिलेगा। तो कुल मिलाकर जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तभी जाके पैसा बनता है। सिंपल सी बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कुल व्यय क्या होता है, कुल आय के बराबर ही होता है। माना बात, मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, तो मैं कितना खर्च कर सकता हूँ 100 रुपये तो खर्च कर सकता हूँ, ठीक है, ये मेरी आय होगी 100 रुपया, ठीक है। और व्यय कितना होगा, यदि मैं खर्च करता हूँ तो मेरे इधर व्यय चला गया 100 रुपया, ठीक है। तुम्हारा आय जो होती है वो व्यय के बराबर ही होती है, ये जो व्यय होता है वो आय के बराबर होता है। ओके, तो इसलिए उसने व्यय कहा है, इसी व्यय को मांग भी कहता है। ओके, अब आगे चलते हैं। आय व्यय दृष्टिकोण, अर्थात उसका है यह दो क्षेत्रीय जो मॉडल है राष्ट्रीय आय के निर्धारण का, वह आय व्यय दृष्टिकोण कहलाता है। इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच क्यों कहलाता है कि आय समाज की अर्थव्यवस्था की कितनी आय है, ठीक है, उतना ही उसका क्या होगा व्यय होगा। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि एक व्यक्ति का 100 रुपया है तो उसका खर्चा कितना होगा 100 रुपये के बराबर ही हो सकता है, ठीक है। तो आय व्यय दोनों क्या है बराबर रहते हैं। ओके, इसलिए आय व्यय दृष्टिकोण के नाम से भी कीन्स के दो क्षेत्रीय मॉडल को जाना जाता है। यहां तक तो बात क्लियर हुई। अब दो क्षेत्रीय मॉडल में, या दो क्षेत्रीय मॉडल क्यों कहा गया है इसको, 3 क्षेत्रीय, 4 क्षेत्रीय या 10 क्षेत्रीय मॉडल क्यों नहीं कहा गया है इसको, ठीक है। तो इसके दो क्षेत्र हैं। तो राष्ट्रीय आय का निर्धारण कहां पे होगा, राष्ट्रीय आय का निर्धारण कीन्स के अनुसार वहां पर होता है कि जहां पर समस्त मांग और समस्त पूर्ति क्या होती है बराबर हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, अर्थात वस्तुओं की पूर्ति 10 किलो, मांग 10 किलो, बराबर हो गया। कितना पैसा डिक्लेयर हुआ 500 रुपया, तो राष्ट्रीय आय बन गई। कि दो क्षेत्रीय मॉडल राष्ट्रीय आय के निर्धारण के कीन्स के अनुसार, तो कीन्स का मानना है कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण कहां पर होगा, संतुलित स्तर। उसने बोला
कि जहां पर समस्त व्यय, ठीक है, क्या होगा, बतलाएगा राष्ट्रीय आय के निर्धारण का कि समस्त व्यय कितना है। ओके, और समस्त व्यय में उसने दो चीजें रखी हैं। समस्त व्यय को क्या किया जाता है कि समस्त मांग के नाम से भी जाना जाता है। समस्त व्यय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और समस्त मांग एग्रीगेट डिमांड। तो समस्त व्यय अर्थात मांग जो की जाती है, समस्त मांग मीन्स सब लोगों द्वारा, देश के अंदर जितने लोग हैं उनके द्वारा की जाने वाली मांग, अर्थात वस्तुओं को खरीदने की उनकी कितनी पावर है, कितना पैसा है उनका। ठीक है, जब पैसा खर्च करेंगे तो मांग में पैसा खर्च करेंगे तो वह दूसरे भाग में जहां से वस्तुएं खरीदी जा रही है उसके पास चला जाएगा, तो इधर वाले का हो जाएगा वो व्यय, तो वो समस्त व्यय हो गया। ठीक है, खर्चा हो गया उसका टोटल। तो उसको समस्त व्यय पढ़ो और चाहे उसको समस्त मांग पढ़ो, दोनों एक ही है। ओके, तो इसलिए जो समस्त मांग है उसको समस्त व्यय के रूप में भी जाना जाता है। तो इसलिए कीन्स ने दो क्षेत्रीय मॉडल में समस्त व्यय के आधार पर बताया है कि समस्त व्यय जो होता है वह दो क्षेत्रों से मिलकर बनता है। पहला है उपभोग मांग, या इसी को कहते हैं उपभोग व्यय। अगला है दूसरा निवेश मांग, या इसी को कहते हैं निवेश व्यय। ठीक है, तो ये दो क्षेत्रीय मॉडल के भाग हो गए। ठीक है, पहला कौन है उपभोग मांग, दूसरा कौन है निवेश मांग, इसीलिए इसको दो क्षेत्रीय मॉडल कहते हैं। उपभोग मांग में क्या आता है, उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मांग। ओके, इसको अभी हम आगे चलकर और डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा होता है निवेश मांग। ठीक है, निवेश मांग क्या होती है कि जो उपभोक्ता है वह वस्तुएं और सेवाएं तो खरीदता है, इसके अलावा जो पैसा उसके पास बचता है तो उसको क्या करता है, निवेश करता है, और पैसा कमाने के लिए। ठीक है, कि जैसे उसने कंप्यूटर की दुकान खोलनी है तो कंप्यूटर खरीद लिया, उसके बाद उसने लोगों का काम करना शुरू किया तो पैसा कमाएगा। ऐसे फैक्ट्री वाला भी करेगा, नई फैक्ट्री लगाएगा तो पैसा खर्च तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो निवेश मांग जो होती है वो पूंजीगत पदार्थों की होती है। ठीक, और जो मांग होगी इसी को निवेश व्यय भी कहा जाएगा। जब वस्तुएं खरीदी जाएंगी, निवेश किया जाएगा तो पैसा लगाना पड़ेगा, ओके, खर्च होगा। तो उपभोग मांग को सी लिखते हैं और निवेश मांग को आई लिखते हैं। सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके जी, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो समस्त व्यय हो जाएगा। माना कि कंजम्पशन कितना हुआ इकोनॉमी का 100 रुपया, निवेश कितना हुआ 100 रुपया, तो कुल मिला के खर्चा कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 200 रुपया टोटल समस्त व्यय होगा, या इसी को 200 रुपए की समस्त मांग होगी। यहाँ पे लिखा है एई एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इसी का दूसरा नाम है एग्रीगेट डिमांड। ओके, अब जो पहला भाग है इसका उपभोग मांग, इसको विस्तृत रूप में आगे समझते हैं कि कीन्स ने इसके बारे में क्या बताया है। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला उपभोग मांग, दो क्षेत्रीय मॉडल का पहला भाग। तो उपभोग मांग के ऊपर कीन्स ने कहा है कि जो उपभोग मांग है वो दो बातों पर निर्भर करती है। कि उपभोग जो मांग है अर्थात उपभोक्ता वस्तुओं की जो मांग की जा रही है, सेवाओं की जो मांग की जा रही है, वो दो बातों के ऊपर डिपेंड करती है। अब वो दो बातें कौन कौन सी हैं, उसने कहा कि उपभोग प्रवृत्ति और आय। उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, उपभोग प्रवृत्ति हमें बतलाती है आय और उपभोग के बीच के संबंध को, आय और उपभोग के बीच के संबंध को, कि आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा, आय घटेगी तो उपभोग भी घटेगा, ये बतलाता है। ओके, और उपभोग प्रवृत्ति से उसका जो अर्थ है यहां पर वह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, यदि व्यक्ति की क्या होती है आय चेंज होती है, आय में परिवर्तन, पहले उसकी आय थी 100 रुपया, उसने उपभोग किया 80 रुपया। ओके, अब आय हो जाती है 500 रुपया, 500 रुपये में से अब वो क्या करता है 400 रुपये खर्च करता है। ठीक है, और 100 रुपये उसके बच जाते हैं, तो इसको कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, अर्थात आय और उपभोग के बीच का अनुपात हो गया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और दूसरा है आय। तो जैसे जैसे आय बढ़ती, इनकम बढ़ती है आदमी की, जैसे जैसे व्यक्ति का पैसा आता है तो उसका खर्चा भी क्या होता है बढ़ता चला जाता है, उसकी डिमांड क्या होती है बढ़ती चली जाती है। ओके, ये तो सीधी सीधी बात है कि जैसे किसी का बेरोजगार आदमी है, उसको रोजगार लग जाता है तो क्या करेगा, वस्तुओं की ज्यादा डिमांड करेगा। ऐसे इकोनॉमी में भी जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता चला जाता है वो ज्यादा ज्यादा वस्तुओं को क्या करने का शुरू कर देते हैं, परचेज करना शुरू कर देते हैं।
तो ये कह रहा है कि उपभोग मांग दो बातों पर निर्भर करती है, एक करती है उपभोग प्रवृत्ति और दूसरा आय पर। उपभोग प्रवृत्ति यदि दी हो, क्योंकि उपभोग प्रवृत्ति का मान यहाँ पे दिया हुआ हो, कीन्स कह रहा है, तो जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, ज्यादा खरीदेंगे, जिसको मैं पहले बता चुका हूं। तो उपभोग प्रवृत्ति दी हुई हो, माना उपभोग प्रवृत्ति कितनी दे रखी है, ये दे रखी है सिंपल भाषा में 50%। कितनी? 50%। ओके, 50% का मीनिंग अब आपको बताते हैं कि व्यक्ति क्या करता है, 100 रुपये कमाता है, ठीक है। 50% क्या दे रखा है, उपभोग प्रवृत्ति दे रखा है। उपभोग प्रवृत्ति का मतलब है यहाँ पे मीनिंग है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से, वह कितनी है, 50% है। तो 100 में से क्या करेगा व्यक्ति, 50 रुपये खर्च करेगा, ठीक है, और 50 रुपये क्या करेगा, बचाएगा। ओके जी, तो सीमांत अर्थात 100 रुपये में से कितना रुपये खर्च कर रहा हो, 50 रुपये तो खर्च कर रहा है, ठीक है। 50 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो 50 रुपये कहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब वो उसका बचा रहा है, क्योंकि 50 रुपये से उसका काम चल जा रहा है। सिंपल उदाहरण के लिए समझने के लिए अब यहां देखिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यहाँ पे मेरी लिखी हुई है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को शॉर्ट में कहते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। और दूसरा आता है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसे बोलेंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो कीन्स के अनुसार इसकी अधिकतम जो वैल्यू होती है, जो मूल्य होता है, वो एक होता है, इसका मान अधिकतम दोनों का। क्यों होता है, जैसे हमने बात की 100 रुपीज किसी ने कमाए, उसकी आय है 100 रुपीज, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक। उसने 50 रुपये खर्च कर दिए, ये हो गया एमपीसी। 50 रुपये बच गए, ये हो गया एमपीएस। दोनों का जोड़ कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि व्यक्ति की आय बढ़कर 300 रुपये हो जाती है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो व्यक्ति ज्यादा खर्च करेगा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने पर, जो आप खरीदते हैं दैनिक जीवन में। तो क्या होगा, इनकम क्या हुई, 100 से 300 हुई, तो व्यक्ति ने खर्चा हो गया 150 रुपये, जिसे हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कह रहे हैं। अब 300 में से 150 रुपये घटा दीजिए, पैसा कहाँ गया, तो 150 रुपये वो बचत करेगा। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 300। ये एक की वैल्यू के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। सिंपल सी बात हो गई। अब आगे इसका डायग्राम देखिए कि राष्ट्रीय आय और उपभोग व्यय के बीच जो यहां बताया जा रहा है, इसको हम यहां देखेंगे कि यदि राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, बढ़ने का मीनिंग है कि लोगों की आय बढ़ना। राष्ट्र में कौन रहता है, जानवरों की आय बढ़ने की बात नहीं कह रहा, वो इंसानों की आय बढ़ने की बात कर रहा है। तो जब आय बढ़ेगी लोगों की तो खर्चा भी बढ़ेगा। अरे किस पे खर्चा बढ़ेगा, अरे खाने पीने के लिए जाओ, एक प्रकार एक दाल खा रहा था, अब वो 4 प्रकार के खा सकता है। पहले वो घी नहीं खा रहा था, अब घी भी खा सकता है, बटर भी खा सकता है, ठीक है। पहले वो फास्ट फूड नहीं खा रहा था, उसको खा सकता है। पहले वो कच्चे मकान में रह रहा था, पक्का मकान बना सकता है। तो उसका खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। एक का नहीं, हम तो एक उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी में बहुत सारे लोग आते हैं अर्थव्यवस्था में देश के अंदर। ओके जी, अब इसी चीज को हम डायग्राम पे समझेंगे। एक लाइन खड़ी और एक पड़ी, इस पे लिखेंगे एक्स, इस पे लिखेंगे वाई। तो ये वाई अक्ष हो गया और ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। ओके, अब क्योंकि ये सिद्धांत बड़ी क्लासों का है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बतलाना ठीक नहीं है। इस पे लिखेंगे राष्ट्रीय आय, यहाँ पे लिखा मेरा एनआई, नेशनल इनकम। इस लाइन का टाइटल होगा उपभोग व्यय। ओके, ये 2 लाइनें आपने ड्रॉ करनी है। ये तो हमारे इकोनॉमिक्स में फिक्स है कि 2 लाइनें अर्थात 2 अक्ष हमें हर समय बनाने आ जाने चाहिए फ्री हैंड। अब क्या करना है, यहां से एक लाइन खींचनी है 45 डिग्री के कोण पर, ठीक है। और ये जो लाइन होगी ये वाली, यहाँ पे ओ लिखा है, यहाँ पे जेड लिखा है, ये वाली लाइन, ये लाइन है आय रेखा। किसकी रेखा है, आय की रेखा है ये। ओके, जो क्या बतला रही है, जो ये बतला रही है ऊपर की ओर जा रही है। इसका मीनिंग हुआ है कि राष्ट्रीय आय यहां से बढ़ रही है और इसी के साथ इसका भी संबंध जोड़ा गया है उपभोग का, ठीक है। तो इसको हम सीधे 45 डिग्री के कोण पे खींचना है बिना सोचे विचारे। ओके, आय रेखा है, इसी को हम उत्पादन की रेखा कहते हैं, क्योंकि जब उत्पादन होगा तो जब उसको बेचेंगे तब आय आएगी। तो यह समस्त पूर्ति को भी दिखलाती है रेखा, समस्त पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई को दर्शाती है। ओके, अब यहां देखिए दूसरी लाइन हमने इससे थोड़ा ऊपर ली, ये वाली
और ये है सी पर होता कंजम्पशन, उपभोग की लाइन है ये, कि जो उपभोक्ता क्या करता है, विभिन्न वस्तुओं सेवाओं पर पैसा खर्च करता है। ओके, तो इसको ऊपर से लेना है और इसको भी थोड़ा ऊपर की ओर चढ़ते हुए ड्रॉ किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा, यहां से ऊपर क्यों लिया, यहाँ पे किन्स कहता है कि व्यक्ति की आय यदि जीरो भी है, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है वर्तमान में, तो तब भी वो क्या करेगा, पैसा खर्च करेगा। इसलिए उपभोग की लाइन, क्योंकि आय की रेखा तो नीचे है, उसके पास आय कम है लेकिन उपभोग पर उसका खर्चा ज्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर बतला रहा है कि व्यक्ति के पास यहां से लेकर और यहाँ मतलब ए से पहले यहाँ पर कंजम्पशन पर खर्चा ज्यादा है जबकि उसकी आय कम है। तो पैसा कहां से ला रहा है, वो पुराना पैसा खर्च कर रखा है जो उसने कभी सेव किया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये रेखा यहाँ पर ए पॉइंट पर इस आय वाली रेखा को क्या करती है, कंजम्पशन वाली रेखा यहाँ पर काट देती है। यहाँ पर ए लिखा है, तो यहाँ पर जो हमारी नेशनल इनकम और इसके बीच का संतुलित स्तर होगा वो ये बिंदु पर वाई लिखा है यहाँ पे, जो कि राष्ट्रीय आय को दर्शाता है। ओके, अब आगे चलकर देखिए, ये लाइन पहले ऊपर थी और ये वाली लाइन यहाँ पे नीचे थी। अब ये लाइन क्या होगी, ये नीचे आ गई और आय की लाइन ऊपर चली गई। ये क्या दर्शा रही है कि इनकम अर्थात ये इनकम बढ़ रही है और इधर उपभोग भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब इनकम क्या बेहतरी जब बहुत ज्यादा बढ़ गई। ओके, अब कंजम्पशन क्या हो गया, पैसा कम खर्च करेगा, जब बहुत सारी वस्तुएं उसने खरीद दी हैं तो अब उपभोग की लाइन नीचे आ गई, अर्थात उपभोग कम करेगा और पैसा की लाइन ऊपर चली गई, ये जड़ वाली। तो इतना जो इधर लाइन हमारी खींच रही, इनकी और इनके बीच का जो अंतर है ये उसकी बचत कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इसके बीच में यहाँ बचत करेगा वो, क्योंकि उसकी आय ज्यादा हो गई है और उपभोग पर खर्चा उसका कम हो गया। सी फॉर कंजम्पशन, उपभोग फलन है। ठीक है, तो कम होगा। तो इन दोनों के अर्थात सी और जड़ के बीच का अंतर यहाँ पर बचत को दर्शाता है। बचत क्यों कर रहा है व्यक्ति, क्योंकि उसके पास आय ज्यादा हो गई है, ये ऊपर की ओर चढ़ रही है। जब पैसा ज्यादा होगा तो एक समय ऐसा आएगा व्यक्ति जब वस्तुएं बहुत सारी खरीद लेगा, सारी जरूरतें लगभग उसने पूरी कर दी है और पैसा उसका बहुत ज्यादा हो गया, करोड़ों में चला गया, तो फिर उसका उपभोग का खर्चा कम हो जाएगा। ठीक है जी, और वह बचत ज्यादा करेगा, तभी जाके वह बाद में अमीर कहलाएगा। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा उपभोग मांग हो गया दो क्षेत्रीय मॉडल का पहला भाग। कीन्स के दो क्षेत्रीय मॉडल का जो दूसरा भाग है उसका नाम है निवेश मांग। क्या है, निवेश मांग, जिसको कि निवेश व्यय के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब यहां पर निवेश मांग जो होती है वो किन चीजों की होती है, वह पूंजीगत पदार्थों की होती है। कि पूंजीगत पदार्थ कौन कहलाते हैं, कि जिन पर पैसा खर्च करने से व्यक्ति और पैसा कमाना चाहता है, जिन पर पैसा खर्च करने से व्यक्ति और पैसा कमाना चाहता है। जैसे एक किसान है, उसको हल लगाना है अपने बहुत बड़े खेत में, एक ट्रैक्टर ले लेता है। ठीक है, अब ट्रैक्टर के द्वारा वो क्या करेगा, हल लगाने का काम करेगा। पहले उसे अन्य से काम लेना पड़ रहा, ट्रैक्टर के द्वारा जब वो अपना हल स्वयं लगाएगा तो ट्रैक्टर जितने समय तक चलेगा, ठीक है, वो उसको आय देता रहेगा, क्योंकि उतना पैसा उसने दूसरे को देना था। ओके, तो इस प्रकार से वह निवेश मांग के अंतर्गत आएगा। यदि कोई फैक्ट्री लगाता है, लोहे की फैक्ट्री, तो लोहे की फैक्ट्री पूंजीगत पदार्थ हो गया। तो फैक्ट्री किस लिए लगा रहा हो, फैक्ट्री को लगाने में अरबों रुपए लग जाएंगे। और वो फैक्ट्री किस लिए लगा रहा है, क्योंकि उसको पैसा कमाना है। ठीक है, मेरे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, इसलिए तो फैक्ट्री लगा रहा है, इसलिए वो अपने माल को बेचना चाहता है। तो सबका उद्देश्य क्या है, निवेश में मुनाफा देखा जाता है कि पैसा कमाना है भाई, पैसे के द्वारा और पैसा कमाना है, 5 रुपए लगाने हैं, 25 रुपए कमाने हैं। ठीक है, अब ये किन से क्या कहता है, जो निवेश मांग है ये भी दो बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, एक है ब्याज की दर और दूसरा है पूंजी की सीमांत उत्पादकता या पूंजी की सीमांत दक्षता के नाम से इसको जाना जाता है। तो उसने कहा अल्पकाल में ब्याज की दर तो क्या होती है, परिवर्तित नहीं होती, स्थिर रहती है। माना बात ये 5% है तो ये 5% ही रहेगी। ठीक है, 4% भी नहीं होगी, ना ऊपर जाएगी, 6, 7, 8, 9% स्थिर रहेगी, ये मान के चलता है। तो उसने कहा निवेश मांग या निवेश व्यय पर सबसे ज्यादा
जिस बात का प्रभाव पड़ने वाला है अल्पकाल में, वो पड़ेगा पूंजी की सीमांत उत्पादकता का। अब पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या होती है कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता को यूं समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति पैसा लगाता है 5 रुपया, ठीक है, तो वह क्या चाहता है कि जिस पैसे को मैं लगा रहा हूं उससे मुझे कम से कम 5 रुपये से ज्यादा प्राप्त हो, 6 रुपये प्राप्त हो, 7 रुपये हो, 8 रुपये हो, अर्थात ये लाभ की एक आशा है जिस भावना से वह पैसा निवेश करता है। तो पूंजी की सीमांत दक्षता या पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता है बतलाती है कि व्यक्ति यदि एक अतिरिक्त पूंजी की मात्रा को लगाता है तो उसे कितना लाभ मिलेगा, ठीक है। और यदि उसको लाभ की संभावना नहीं लगती है, फ्यूचर उसको लगता है कि डार्क है, अंधकार में है, तो पैसा नहीं लगाएगा। तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता में ये दिखाता है, ये दर्शाता है उसको कि उसको भविष्य में कितना लाभ होने वाला है। लाभ की भावना से ही वो प्रेरित होकर क्या करेगा, काम करेगा, मार्केट को भी पड़ेगा, कितनी डिमांड है उसकी वस्तु की, वो सारी चीजें देखेगा, ठीक है। इसलिए अल्पकाल में पूंजी की सीमांत उत्पादकता या लाभ की दर को देखेगा कि लाभ होने वाला है या नहीं। यदि लाभ होगा तो निवेश ज्यादा करेगा, ठीक है, निवेश पर व्यय करना पड़ेगा ज्यादा, और लगता है कम तो क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। तो निवेश मांग पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो किसका पड़ता है, ब्याज दर का नहीं, पूंजी की सीमांत उत्पादकता का पड़ता है। ओके, आगे देखिए। अब निवेश मांग क्या कहा उसने, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं, यदि व्यक्ति की क्या होती है, आय बढ़ती है तो उसका क्या होता है, उपभोग व्यय भी बढ़ता है। लेकिन उसने क्या कहा कि निवेश जो मांग है इस पर जो है आय का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, इसको उसने स्वतंत्र किया है। अब इसको कैसे समझते हैं, माना इस पे हमारा क्या है, नेशनल इनकम है NI, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी एक निवेश की रेखा एकदम से पड़ी होगी, ठीक है। इधर हमारा हो जाएगा निवेश व्यय, किस पर, ये Y वाले अक्ष पर, ठीक है जी। अब पड़ी रेखा क्या है कि माना कि इतना राष्ट्रीय आय है, ठीक है, इस पॉइंट पे ए पर। अब राष्ट्रीय आय तब भी क्या है, निवेश व्यय, माना कि उस समय खर्च कितना हो रहा है, निवेश व्यय माना कि 50 रुपया खर्च हो रहा है, यहां से लेकर और इसके बीच की दूरी, ठीक है। अब क्या हुआ, आय बढ़कर यहां चली गई आगे की तरफ, ओके, Y1 हो गई, ये बी। आय बढ़ने पर तब भी निवेश पर खर्चा कितना है, 50 रुपया है। और यदि क्या होती है, आय घटकर अगर राष्ट्रीय आय पीछे आती है, इससे पीछे की ओर, और ये हो जाती है Y2, तब भी क्या है, निवेश पर जो खर्चा हो रहा है, मांग है, वो क्या है, उतनी की उतनी बनी है। इसलिए ये जो रेखा है आई, ये स्वतंत्र निवेश की रेखा है। स्वतंत्र निवेश जो लाभ की भावना से नहीं किया जाता है, और इस प्रकार का जो निवेश होता है वो कौन अक्सर कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। तो इस प्रकार से किन्स ने क्या कहा, किन्स बोला कि यदि इनकम बढ़ती भी है, नेशनल इनकम, ठीक है, आय बढ़ती है, तो आय का निवेश से कोई संबंध नहीं है। उसने कहा कि निवेश पर आय का प्रभाव उसने नहीं माना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे उदाहरण में आपको बताया, ऐसे में ये वाली लाइन जो होगी एकदम से पड़ी होगी। ओके, जो मैं इधर आपको बता रहा था, ये वाली लाइन की 45 डिग्री की लाइन, उसके बाद ये वाली लाइन, तो जरा 45 डिग्री की लाइन को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कैसे बनती है। अब देखिए ये सीधे ऐसे क्यों जा रही है 45 डिग्री, हमने यहाँ पे दिखाया राष्ट्रीय आय, ओके जी, नेशनल इनकम, इस पे दिखाया उपभोग कंजम्पशन, ठीक है, सी फॉर कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, सी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये 45 डिग्री क्यों जा रही है कि आय इतना बढ़ी, माना 10 रुपए बढ़ी, तो खर्चा भी कितना बढ़ा, 10 रुपया। फिर एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, आय कितनी बढ़ी, राष्ट्रीय आय 10 रुपए, इसको यहाँ से जोड़िए, ये कितना बढ़ा, 20 रुपया। तो एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ऐसे आगे बढ़ेंगे, सीधे एक लाइन बन जाएगी, तो सीधी बनेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे राष्ट्रीय बढ़ रही है, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है कि हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ से ले ली कौन सी दूसरी रेखा ली थी, ये इसको हमने समस्त पूर्ति आय की रेखा मान लिया था, उत्पादन की रेखा, और यहाँ से हमने कंजम्पशन ले लिया था इस प्रकार से।
तो हमने ये क्या बताया था कि भाई जैसे जैसे आय बढ़ेगी इधर बढ़ रही है, देखिए इधर आय बढ़ गई। लेकिन व्यक्ति की जब आय क्या होती है, कम होती है, हमने कहा यहाँ से जैसे ये वाली सी वाली लाइन है, तो पहले ये ऊपर है यहाँ पे, ठीक है, और आय कम है, इतने वाले भाग में इनकम क्या है, ये कम है, लेकिन वो पैसा क्या कर रहा है, तब भी खर्च कर रहा है, क्योंकि उसका पैसा है, ये मान के चल रहा है कि पहले के बचा रखा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ ए पर क्या हो जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं, तो कंजम्पशन की रेखा नीचे और आय की रेखा ऊपर, अर्थात आय ज्यादा होती है और खर्चा धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंजम्पशन और इसके बीच के अंतर कम है, लेकिन जैसे आय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका डिफरेंस ज्यादा बढ़ जाता है, उपभोग पर कम पैसा खर्च और बचत ज्यादा होने लगती है। तो यहाँ पे जितना अंतर है, अंतर यहाँ पर उतना और भी कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा बचत हो रही है। तो इस प्रकार से ये लाइनें क्या की जाती हैं, ड्रॉ की जाती हैं। दो सेक्टरों की हम चर्चा कर चुके हैं, निवेश मांग, निवेश व्यय, और पहला उपभोग मांग और उपभोग व्यय। ये दो क्षेत्रीय मॉडल के भाग हो गए। अब राष्ट्रीय आय कहां पर संतुलित स्तर को प्राप्त करेगी, अकॉर्डिंग टू द कीन्स। इसके लिए यहाँ पे लिख दिया राष्ट्रीय आय का संतुलित स्तर। इसके लिए हमें ये वाला डायग्राम तैयार करना पड़ेगा, दो अक्ष, एक्स अक्ष जिस पर राष्ट्रीय आय का लिखा जाएगा और वाई अक्ष जिस पर समस्त व्यय या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लिखा जाएगा। ओके, अब क्या करना है, सबसे पहले हमें एक कंजम्पशन या उपभोग की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। उपभोग की लाइन क्या होगी, हमेशा जीरो से ऊपर ही रहेगी। एक लाइन हमने यहां से ड्रॉ की इस प्रकार से, देखिए इस पे लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे, सी। ये उपभोग अर्थात ये जो है उपभोग की लाइन है, जो क्या बतला रही है कि क्योंकि ये आय की रेखा है, ये मैं पहले बता चुका हूं कि ये रेखा आपको 45 डिग्री पर ड्रॉ करनी है, ठीक है। और ये हमारी दिखाएगी आय की रेखा, उत्पादन की रेखा या समस्त पूर्ति की रेखा भी इसको कहेंगे, ठीक है। और ये वाली जो रेखा है, ये वाली, ठीक है, ये दिखाएगी हमारे समस्त व्यय को, कि पैसे में से कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। तो यहां से ऊपर इतना जो अंतर दिख रहा है, कंजम्पशन की लाइन पहले ऊपर है और आय की रेखा नीचे, इसका मीनिंग हो गया यहां तक आय कम है, ठीक है। यहां से पहले आय कम है, नीचे है, और उपभोग का खर्चा ज्यादा है। लेकिन इससे आगे जब जाती लाइन कंजम्पशन की और आय की ऊपर चली जाती, इसका मीनिंग हो गया कि आय ज्यादा है और उपभोग पर खर्चा क्या है, कम है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति ने अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को जुटा लिया, इसलिए उसका खर्चा धीरे धीरे कम होगा और बचत ज्यादा करेगा। ओके, लेकिन दो क्षेत्रीय मॉडल का ये तो पहला वाला भाग है। ओके, अब क्या करना है कि कंजम्पशन या जो हमारा समस्त व्यय है, क्योंकि समस्त जो व्यय है वो किससे मिलकर बन रहा है, वो बन रहा है सी प्लस आई, जिसकी चर्चा मैंने, सी फॉर कंजम्पशन उपभोग मांग और निवेश मांग, इन दोनों से मिलकर बनता है समस्त व्यय या समस्त मांग। तो यदि समस्त व्यय को बढ़ाना है तो अभी हमने एक ही लिया है, तो यदि उसमें आय जोड़ना है तो दोनों को जोड़कर, अर्थात एक लाइन इससे ऊपर हमें ड्रॉ करनी है, इसका स्तर बढ़ाने के लिए हमें एक लाइन यहां से ड्रॉ करनी है इस प्रकार से, और ये हो जाएगा सी प्लस आई। क्या हो जाएगा, सी प्लस आई, इसलिए ये रेखा ऊपर चली गई। अब हमारा समस्त व्यय क्या हो गया, पहले यहां था, ठीक है, नीचे वाली लाइन, अब ये ऊपर चला गया। तो जहां पर ये अर्थात ये वाला अर्थात समस्त पूर्ति की रेखा या जो हमारी आय की रेखा है, ये और जो ये समस्त व्यय की रेखा है, यहां पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काटने का काम कर रही है। यहां पर दोनों बराबर हैं, तो इसका मीनिंग हो गया यहां पर राष्ट्रीय आय का संतुलित स्तर निर्धारित होगा, कि जहां पर समस्त व्यय, ठीक है, समस्त व्यय या समस्त मांग, और यहां पर जो समस्त आय है या समस्त पूर्ति बराबर हो रही है, तो हमारी जो संतुलित आय जो निर्धारित होगी किसी टाइम विशेष पर, वह ओ वाई निर्धारित होगी, ठीक है, यहां पर। इसलिए हमने इस लाइन को नीचे ले लिया और वाई दिखाती है आय को। ओके जी, अब आगे देखिए, यदि यहां से लेकर ये वाला, ये तो हमारी राष्ट्रीय आय हो गई, और ये हमारी दिखा रही समस्त व्यय को, यहां पर समस्त व्यय और समस्त जो हमारा इनकम है वो एक दूसरे के बराबर हो जा रही है, वहां पर हमारा आय हो गया। लेकिन इससे आगे की बात करते हैं कि यदि आय बढ़ जाए,
ठीक है, यहां से एक इधर ले लेते हैं नीचे की तरफ, इधर से आय बढ़ जाए। ठीक है, संतुलित स्तर से यदि आगे की तरफ आय बढ़ती है तो आप देखिए क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ आय की रेखा है, हम इसको उत्पादन की रेखा भी कह रहे हैं। ठीक है, और नीचे है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट की रेखा, तो ये नीचे आ गई। तो इसका मतलब हो गया ये ऊपर वाली जो आय की रेखा है, उत्पादन की रेखा है, तो उत्पादन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, और सी प्लस आई, टोटल जो मांग हो रही है, समस्त मांग, वो हो जाएगी कम। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जब मांग कम हो जाएगी, उत्पादन ज्यादा रहेगा, पूर्ति ज्यादा रहेगी, तो उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो उत्पादक है, जो पूर्तिदाता है, उनको घाटा होने लगेगा। तो इसलिए उनको इधर से पूर्ति अर्थात यहां तक करने के लिए इस उत्पादन को घटाना पड़ेगा, जब तक कि यहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पूरी नहीं हो जाती है। तो इससे आगे अर्थात इससे आगे इन दोनों के बीच के हम देखें जो गैप है, ये बतला रहा है कि नीचे जो है हमारे पास क्या है, ऊपर पूर्ति हो गई है ज्यादा। ठीक है, वस्तुओं की पूर्ति को भी बतलाती है ये रेखा, पूर्ति ज्यादा है लेकिन मांग कम होगी। तो पूर्ति जब मांग कम हो गई तो लेने वाला नहीं बचेगा, आदमी कम होंगे तो उत्पादन घटेगा, तो फिर संतुलित स्तर यहाँ पीछे आएगा। ओके, अगली कंडीशन क्या है कि यदि राष्ट्रीय आय क्या होती है, यहाँ रहती है, माना कि ये तो हमने कहा है कि इससे आगे बढ़ती है, तो इससे पीछे क्या होगी, घटेगी। तो क्या होगा, इससे आगे इधर का चिन्ह लगना था इस पे। अब यहाँ पे पहुंचते हैं, इसी को हम देख लें, ये वाली जो आय की रेखा जा रही है ऊपर, ठीक है, ये समस्त पूर्ति की रेखा जा रही है और कंजम्पशन की रेखा जा रही है। तो कंजम्पशन अर्थात डिमांड है अभी, ठीक है, डिमांड है और पूर्ति की रेखा नीचे आ गई। ये जो गैप बतला रहा है यहाँ पे, ये वाला, इसका मीनिंग क्या हो गया कि मांग, ये वाली जो रेखा है, ये वाली, ठीक है, ये मांग ज्यादा कर रही है और ये सप्लाई की लाइन आ गई नीचे, ये वाली। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, जो उत्पादक होगा, डिमांड है भी, इसलिए सप्लाई को बढ़ाएगा। तो राष्ट्रीय आय यदि इससे पीछे जाती है, यहाँ पे लिख दिया Y1 और यहाँ पे जाती है Y2, तो यहाँ पर क्या है कि पूर्ति के लिए गुंजाइश है, क्योंकि पूर्ति की रेखा नीचे है और मांग की खरीदार है अभी, तो ये उत्पादन को बढ़ाएंगे और फिर संतुलित स्तर आएगा, यहाँ पर निर्धारित होगा ये वाला O और Y। और यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से कीन्स ने अपने 2 क्षेत्रीय मॉडल में ये बतलाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आय का निर्धारण होगा अल्पकाल में। बहुत ही सिंपल मॉडल है, ठीक है, 1-2 बार रिपीट कर लीजिए, धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा।